तो चलो भैया मेरे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लिक्विड सोल्यूशन का थर्ड लेक्चर। सेकंड और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने हेनरी लॉ और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सीखा, यानी कि सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड हम लोग पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा हम लोग सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड पढ़ेंगे, लेकिन उससे पढ़ने से पहले कुछ जो पॉइंट्स हैं जो यूज़ होंगे सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, उसके बारे में आइए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें सबसे पहला है इवोपोरेशन। देखो इवोपोरेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी लिक्विड ले लो, तो भैया एक बात हमेशा ये ध्यान रखना, कोई भी लिक्विड हो दुनिया का, हर एक लिक्विड किसी भी कंडीशन पर अपनी वेपर जरूर बनाता है। किसी भी कंडीशन का मतलब ये है, चाहे टेम्परेचर कुछ हो, चाहे प्रेशर कुछ हो, चाहे कंटेनर क्लोज्ड हो या ओपन हो, इससे मतलब नहीं। ऑल द लिक्विड्स इवोपोरेट। इवोपोरेट का मतलब वो अपनी वेपर जरूर बनाता है एट एनी कंडीशन। अच्छा ये क्यों होता है? जैसे सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें से कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके पास सफिशिएंटली काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसी वजह से वो लिक्विड अपनी वेपर बना लेते हैं। तो इसी वजह से ऑल द लिक्विड्स इवोपोरेट एट एनी कंडीशन। द इवोपोरेशन प्रोसेस इज ड्यू टू दोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द सरफेस व्हिच हैव सफिशिएंटली हाई काइनेटिक एनर्जी एट दैट मोमेंट। अब बात आएगी कि जो रेट ऑफ इवोपोरेशन है, यानी वेपर बनने की टेंडेंसी किन किन बातों पे डिपेंड करेगी। एक तो सबसे पहला है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड में क्या होगा भैया, देखो लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उड़ने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो वेपर बनने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो इवोपोरेशन का रेट भी कम हो जाएगा। तो वीकर द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फास्टर विल बी द रेट ऑफ इवोपोरेशन। ऐसे ही टेम्परेचर की बात करो। अच्छा टेम्परेचर जब बढ़ा दोगे तो यार मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उड़ने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने से, इंक्रीज करने से रेट ऑफ इवोपोरेशन भी इंक्रीज कर जाएगा। अब बात करते हैं सरफेस एरिया पे। अच्छा सरफेस एरिया अगर बढ़ा दोगे, जैसे सरफेस एरिया आपने बढ़ाया, मतलब पहले आप एक गिलास में पानी लिए रखो तो सरफेस एरिया उतना, और अगर आप भैया थाली में पानी ले लो तो सरफेस एरिया बढ़ गया। तो अगर आप ध्यान दो, जैसे चाय है तो चाय को गिलास में लो, और उसी चाय को अगर आप थाली में डाल दो या प्लेट में डाल दो तो सरफेस एरिया बढ़ गया। तो मॉलिक्यूल्स के वेपराइज होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। किस केस में? जब आप प्लेट में ले लोगे या थाली में ले लोगे। तो सरफेस एरिया बढ़ने से होता क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट सरफेस बढ़ जाते हैं, जिससे उड़ने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, एस्केपिंग टेंडेंसी अलग चीज़ होती है, और काइनेटिक एनर्जी वाले ज़्यादा मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, या ये बोले ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले ज़्यादा मॉलिक्यूल मिल जाएंगे अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट द सरफेस इंक्रीजेज, हेंस रेट ऑफ इवोपोरेशन, आर का मतलब रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीज। लेकिन एस्केपिंग टेंडेंसी जो है वो सेम रहेगी। ध्यान रखना, एस्केपिंग टेंडेंसी रिमेन सेम। अब विंड स्पीड की बात करते हैं। विंड स्पीड बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ इवोपोरेशन बढ़ जाता है। जैसे भैया अगर आपको कपड़ा सुखाना हो, तो अगर कपड़ा सुखाना हो और अगर आप फैन चला दो तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि जो कपड़े के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैन चलने से वो वेपराइज जल्दी हो जाते हैं। तो इसका मतलब इवोपोरेशन जल्दी हो जाता है स्पीड बढ़ाने से। तो हम बोलते हैं विंड स्पीड बढ़ा देने से रेट ऑफ इवोपोरेशन बढ़ जाएगा। इसीलिए ग्रेटर द विंड स्पीड फास्टर विल बी द रेट ऑफ इवोपोरेशन। ऐसे आ जाओ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अच्छा ह्यूमिडिटी बताती है एटमॉस्फेयर में नमी।
जैसे अगर एटमॉस्फेयर में नमी ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे समझो जैसे गर्मी के महीने में भैया कपड़ा जल्दी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि अपने एटमॉस्फेयर में नमी कम होती है, ह्यूमिडिटी कम होती है, तो जल्दी कपड़ा सूख जा रहा है। इसका मतलब इवापोरेशन फास्ट हो गया वाटर मॉलिक्यूल्स का कपड़े से। तो इसीलिए भैया रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लेसर द ह्यूमिडिटी फास्टर विल बी द रेट ऑफ इवापोरेशन। तो ये तो इतनी बात हो गई भैया रेट ऑफ इवापोरेशन की और इवापोरेशन प्रोसेस क्या होता है उसमें। अब आते हैं हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब देखो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होता है उसको आइए हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। और इसी का भैया बहुत यूज होगा सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड में, इसलिए इसको आप लोग पूरा ध्यान से बहुत कायदे से सुने और समझें। जैसे देखो अगर आप कोई भी लिक्विड ले लें, भैया ध्यान देना, एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ, ये हमारा लिक्विड है। अच्छा एक चीज तो होने पर रखा है, मान लो थोड़ी देर के लिए आप कंटेनर क्लोज करना, अच्छा क्लोज करो या ना करो उससे कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारा लिक्विड है तो ये सरफेस भैया लिक्विड के सरफेस पर लिक्विड के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। तो हमने क्या बोला, ऑल द लिक्विड्स इवापोरेट एट एनी टेम्परेचर, मतलब हर एक लिक्विड या एनी कंडीशन बोले तो भैया लिक्विड अपनी वेपर बनाएगा। और जब ये लिक्विड अपनी वेपर बनाएंगे तो ध्यान से आप लोग समझें, लिक्विड के मॉलिक्यूल जब वेपर में जाएंगे तो यहाँ पर वेपर बनने लगे। अच्छा एक चीज हो, ऐसा नहीं होगा कि ये जितने भी लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में गए सब के सब वेपर में ही रहेंगे। कुछ ऐसा भी होता है जो वेपर बन के वापस लिक्विड में आ जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, कंडेंसेशन। अब होता क्या है ध्यान देना, इनिशियली क्या हुआ भैया, जब लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में गए तो लिक्विड का जो हाइट है वो थोड़ा सा डिक्रीज करे, लेकिन ध्यान देना लिक्विड का हाइट थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल वेपर के कंडेंस्ड होंगे, अच्छा तो थोड़ा सा इंक्रीज भी करेगा, थोड़ा सा। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, जब रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा तो उस वक्त यहाँ पर जो वेपर प्रेजेंट होगी और जो लिक्विड का लेवल होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, चूंकि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा। तो अब एक बात जरा सोचो, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो यहाँ पर वेपर का अमाउंट बताओ समय के साथ नहीं बदलेगा, और अगर समय के साथ नहीं बदलेगा तो इन वेपर्स की वजह से जो प्रेशर मिल रहा होगा इस कंटेनर की दीवार पे वो भी चेंज नहीं होगा। तो उसी वक्त जो वेपर ने प्रेशर लगाया होगा उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होता है, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ दैट लिक्विड व्हेन लिक्विड एंड वेपर्स बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। तो इसीलिए हमने बोला है कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ दैट लिक्विड व्हेन वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। अच्छा ये पॉइंट हमने लिख भी दिया है, इनिशियली बताओ भैया लिक्विड के मॉलिक्यूल जब वेपर में कन्वर्ट होंगे तो लिक्विड का लेवल घटेगा, लेकिन कुछ
वेपर के मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे, थोड़ा सा बढ़ेगा और फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये भी चीज हमने लिख दी है यहाँ, वो भी आप लोग लिख लेना नोट्स में। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ, मतलब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर पर इफेक्ट डाल सकते हैं। तो भैया सबसे पहला है, अगर आप बात करें नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, तो रूल क्या बनेगा बताओ भैया। वेपर प्रेशर कब ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर लिक्विड का ज्यादा होगा व्हेन भैया इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल लेसर हो। अब एक चीज हो, सेकंड बात आएगी भैया टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब अगर आप ध्यान दें तो भैया देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये इतना तो आपको पता है, हालांकि इसको देखो लीच एटलियर प्रिंसिपल से भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वेपर का अमाउंट बढ़ेगा। अच्छा, वेपर का अमाउंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। लेकिन एक बात और समझो, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, मतलब रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ेगा और रेट ऑफ कंडेंसेशन घटेगा। तो इस वजह से ओवरऑल वेपर ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो जाएगी तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम बोलेंगे भैया टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बताओ बढ़ेगा। अब अगर हम बात करें भैया कुछ पॉइंट्स की जो बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कायदे से, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड हम स्टडी करते हैं बाय क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। उसको बताने से पहले एक चीज और बताएं, जैसे मान लो ये कोई ए लिक्विड है, अच्छा तो यहाँ पर ए की क्या होगी, वेपर होगी। तो ध्यान देना ए लिक्विड इक्विलिब्रियम में होगा अपनी वेपर के साथ, और हमें ये इतना पता है भैया एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन या फिर रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो। अच्छा, जब कोई इक्विलिब्रियम आता है तो उसका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, के इक्विलिब्रियम। और के इक्विलिब्रियम क्या होगा भैया बताओ, इसकी वजह से जो प्रेशर होगा, और या ये भी बोल सकते हैं, याद करो भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kp और Kc से भी रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ पर प्रेशर का जिक्र हो रहा है तो इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, Kp। और Kp क्या होगा भैया, Kp क्या होगा, देखो अगर कोई प्योर लिक्विड है तो उसका एक्टिव मास कितना लोगे, 1। तो हम बोलेंगे भैया प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाई लिक्विड का एक्टिव मास, और लिक्विड का एक्टिव मास कितना, 1। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ ए, और या फिर इसी को बोल देते हैं क्या, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर डायरेक्ट कर सकते हैं। अब भैया ध्यान देना बहुत कायदे से, हमें ये इतना पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अच्छा, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा तो हम ये भी तो कह सकते हैं वेपर प्रेशर भी ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये बात, सिंस वेपर नहीं, सिंस Kp इज फंक्शन ऑफ
temperature only, hence vapor pressure also depends on temperature only, मतलब टेम्परेचर। अब हम बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। तो भैया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर स्टडी बाय भैया क्लाउसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। क्लाउसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। अब ये क्लाउसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन है क्या, इसको पढ़ने से पहले हमें बहुत सारी चीजों को पढ़ना है, उसको आइए हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं। जैसे अगर मान लो कोई फिजिकल चेंज हो, अच्छा फिजिकल चेंज में जैसे मान लो ये लिक्विड है और ये वेपर है। थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल ले लें, जैसे H2O लिक्विड अपनी ही H2O वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में हो, तो इस वक्त Kp = क्या लिखोगे, प्रेशर ऑफ H2O वेपर, और या इसी को बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ क्या, गंगा जी। अब देखो यार, अब यहाँ पर फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं, ये लिक्विड से वेपर में गए। तो फिजिकल चेंज की अगर बात करें तो भैया फॉर फिजिकल चेंज ध्यान से देखना है कि चीज बिल्कुल कायदे से। फिजिकल चेंज में ऐसा भी हो सकता है, सबसे पहला भैया देखो, मान लो लिक्विड अपनी वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में हो। दूसरा हो सकता है भैया सॉलिड अपनी वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में। तीसरा हो सकता है कि देखो भाई लिक्विड वेपर हो गया, सॉलिड वेपर हो गया। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम में हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो एलोट्रोप्स हो, उनके बीच में इक्विलिब्रियम हो जाए। तो तमाम तरीके के फिजिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम आ जाते हैं। तो अब हम लोग क्लाउसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन क्या है उसको आइए थोड़ा सा स्टडी करते हैं। देखना भैया ध्यान से, बिल्कुल कायदे से। जैसे अगर आपको कोई भी लिक्विड दे दिया जाए और उसका वेपर प्रेशर टेम्परेचर का फंक्शन होगा, तो वो क्या होगी इक्वेशन, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे ये सब पढ़ने से पहले एक चीज हो, ये इतना तो पढ़ा होगा भैया, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G 0 होगा, गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज 0 होगा। और दूसरी बात ये कि जैसे ध्यान देना बहुत कायदे से, मान लो ए लिक्विड अपनी वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में है, अगर ए लिक्विड अपनी वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में है किसी टेम्परेचर पर, मान लो T1 टेम्परेचर पर ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। अच्छा तो इनकी कुछ गिब्स फ्री एनर्जी हो, ये मान लो Ga है। और या एक काम करते हैं, एक हम जनरल प्रोसेस बताएं तो और बढ़िया रहेगा। ए लिक्विड और बी लिक्विड ना, हम मान लेते हैं ए कन्वर्ट हो रहा है बी, थोड़ा और आसान हो जाएगा। मतलब जनरल बता दे रहे हैं, लिक्विड और वेपर का नहीं, हम जनरल बता दे रहे हैं, चाहे लिक्विड वेपर हो, चाहे सॉलिड वेपर हो, चाहे लिक्विड सॉलिड हो, पूरा जनरल बता दे रहे हैं। तो भैया देखो ए की कुछ गिब्स फ्री एनर्जी हो, तो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी Ga मान लो और इसकी क्या मान लो Gb। ये है एट T1 टेम्परेचर।
अच्छा, जब टेम्परेचर T1 था तो इसकी गिब्स फ्री एनर्जी Ga थी, इसकी Gb। हमने किया क्या, ध्यान से सुनना बात। जब हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया T2, तो भैया जब टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज आता है। तो जब टेम्परेचर चेंज कर दिया तो गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज आया वो हम मान ले रहे हैं, लेट A की गिब्स फ्री एनर्जी हो गई Ga प्लस Bg, मतलब कुछ चेंज हो गया होगा। ऐसे ही B की गिब्स फ्री एनर्जी Gb प्लस Bg, ये कब है भैया बताओ, जब टेम्परेचर T2 कर दिया तब। अच्छा एक बात हो, पहले इक्विलिब्रियम रहा होगा T1 टेम्परेचर पर, और जब नया इक्विलिब्रियम आएगा, ध्यान देना कायदे से, जब नया इक्विलिब्रियम आएगा T2 टेम्परेचर पर, तो हमें ये इतना तो पता है एट इक्विलिब्रियम भैया डेल्टा G क्या होता है, 0। तो एट न्यू इक्विलिब्रियम भैया डेल्टा G 0 होगा, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज 0 होगा। अच्छा बताओ डेल्टा G क्या होगा, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट यानी B की कितनी है, तो अगर लिखा जाए तो भैया आप क्या लिख देंगे, Gb प्लस Tgb माइनस, ध्यान देते रहना, और Ga प्लस Bgb इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान दो, अच्छा इस वक्त क्या रहा होगा, T1 टेम्परेचर पर अगर देखा जाए एट ओल्ड इक्विलिब्रियम, ओल्ड इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं भैया, डेल्टा G 0 यहाँ भी होगा, और जब डेल्टा G 0 होगा तो यहाँ पर क्या लिखोगे, Gb माइनस Ga इज इक्वल टू 0। तो Gb इज इक्वल टू क्या, Ga, ध्यान देते रहना। तो अगर आप ध्यान दें तो भैया इसको क्या लिख सकते हैं, Gb प्लस Tgb माइनस Ga माइनस Tgb इज इक्वल टू 0। अच्छा बताओ Ga बराबर Gb है, तो भैया ये दोनों कट जाएंगे, और अगर ये दोनों कट गए तो क्या लिख दो, Tgb इज इक्वल टू Tg। अच्छा ये कब है, एट न्यू इक्विलिब्रियम। अब आप ध्यान दें एक चीज ये कि थर्मोडायनेमिक्स से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, पता है तो बहुत बढ़िया। भैया ध्यान रखना, रूल होता है एक, Dg इज इक्वल टू VdP माइनस SdP, ये फॉर्मूला होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम और एंट्रोपी में ये पूरा रिलेशन बताता है। तो अगर आप भैया इस इक्वेशन से अगर आप A का लिखो तो क्या लिखोगे, Bga इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ A इंटू dP माइनस एंट्रोपी ऑफ A इंटू dP। ऐसे ही अगर आप भैया Tgb अगर लिखो तो लिखोगे क्या, वॉल्यूम ऑफ B dP माइनस एंट्रोपी ऑफ B इंटू dP। तो हमें ये इतना पता है, देखो Dgb इज इक्वल टू Dg। तो एट इक्विलिब्रियम देखते रहना, एट इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे, Va dP माइनस SA dt इज इक्वल टू Vb dP माइनस SB dt। अच्छा इसको एक साथ ले लो, तो भैया अगर इसको एक साथ ले लिया जाए तो उसको इधर ले लो तो क्या बनेगा, अगर आप ध्यान दें तो Va माइनस
dB इंटू dP। अच्छा इसको उधर ले लो तो ये क्या बन जाएगा, SA माइनस SP इंटू dt। देखते रहना। अच्छा इसको चेंज भी कर सकते हो, माइनस से बदल दो तो माइनस, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा भैया, इसको बना सकते हैं dB माइनस VA इंटू dP इज इक्वल टू SB माइनस SA इंटू dP। अच्छा ये क्या हो गया, डेल्टा S। ये क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम। तो डेल्टा B इंटू dP इज इक्वल टू, ध्यान देते रहना, डेल्टा S इंटू dP आ गया। तो चाहो तो इसको आप लिख सकते हो भैया, डेल्टा B नहीं, dP बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा। अभी एक चीज और यहां पर आएगा, ध्यान देते रहना पूरा टाइम से भैया। हमें डेल्टा S इज इक्वल टू पता होता है Q रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई T होता है। Q क्या है, हीट ऑफ प्रोसेस। अच्छा हीट ऑफ प्रोसेस का ही दूसरा नाम होता है इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ प्रोसेस। तो Q को आप डेल्टा H भी बोल सकते हैं, इसीलिए लिख देते हैं डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H डिवाइडेड बाई T। तो डेल्टा S की जगह पर क्या लिख सकते हो, इसी वजह से इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं dP बाई dt इज इक्वल टू भैया डेल्टा H अपॉन डेल्टा B इंटू T। यही कहलाती है क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। और अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, ये जनरल फॉर्म है। अब आते हैं लिक्विड से वेपर में। तो अगर लिक्विड से वेपर में अगर आओगे तो वाला ही पढ़ना है। तो इस वजह से लिक्विड और वेपर का पूरा हम डिटेल में पढ़ ले रहे हैं, ध्यान देना पूरा टाइम से। देखो हर एक चीज का प्रूफ भी पता होना चाहिए, और IIT JEE में खूब सारे सवाल पूछे भी जाते हैं इससे रिलेटेड। अब आते हैं फॉर लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम। अब देखो बहुत आसान है इसमें, ध्यान देना। हमें क्या पता है बताओ, dP बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा H डिवाइडेड बाई डेल्टा B इंटू T। अच्छा तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H अपॉन डेल्टा B क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ भैया वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू T। अच्छा वेपर जो है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी एज कंपेयर टू लिक्विड, तो हम ये बोल देते हैं वॉल्यूम ऑफ वेपर इज मच मच ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो इस हिसाब से जो इक्वेशन बनती है dP बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन वॉल्यूम ऑफ वेपर इंटू T। और बताओ भैया, और ये सब जो वेपर है वो आइडियल गैस जैसा भी बिहेव करती है, ये चीज आपको एज्यूम करके चलना है। तो इस वजह से भैया डेल्टा H अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, nRT अपॉन P इंटू T। तो अब मान लो फॉर 1 मोल की अगर बात कर रहे हैं, अच्छा जब 1 मोल की बात करोगे तो डेल्टा H हो जाएगा डेल्टा H नॉट, क्योंकि ये मोलर एंथैल्पी चेंज बोलते हैं इसको, मोलर एंथैल्पी चेंज का मतलब 1 मोल के लिए। तो इस हिसाब से भैया dP अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट अपॉन, भैया ध्यान दो
आर टी स्क्वायर इंटू पी। अच्छा, इसी को चाहो तो dp बाई dt इज इक्वल टू, नहीं, dp अपॉन p इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई आर टी स्क्वायर, देखो इनटू dt। तो ये इक्वेशन जो निकल के आई है यही है क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन फॉर वेपर प्रेशर। अब देख लो, P क्या बताएगा, वेपर प्रेशर, और T क्या बताएगा, टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ क्या, टेम्परेचर। चूंकि इंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी, मोलर इंथैल्पी तो भैया कांस्टेंट रहेगी, R की वैल्यू भी कांस्टेंट, तो वेपर प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये है क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो हम ऐसे बोलेंगे, एट T1 टेम्परेचर, भैया मान लो वेपर प्रेशर क्या है, P1, एंड एट T2 टेम्परेचर वेपर प्रेशर मान लो थोड़ी देर के लिए P2 हो गया। तो अगर आप भैया देखो dP बाई P इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई आर टी स्क्वायर इंटू dt, तो इंटीग्रेशन कर दो। जब भैया टेम्परेचर इधर है तो जब टेम्परेचर T1 तो वेपर प्रेशर T1, जब टेम्परेचर T2 तो वेपर प्रेशर T2। इंटीग्रेशन आपको पता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या, ln x, तो इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ln P2 बाई P1 इज इक्वल टू, अब एक चीज और भैया हम ये मान के चल रहे हैं कि डेल्टा H जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है। अगर टेम्परेचर का फंक्शन होगा तो ये बाहर नहीं आएगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं डेल्टा H नॉट इज नॉट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जब ये टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होगा तो डेल्टा एच नॉट कांस्टेंट, वो भी बाहर, आर भी बाहर। तो भैया डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई आर ये दोनों बाहर हो जाएंगे, तो 1/t स्क्वायर इंटू dt, तो T1 से T2 अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो ये वैल्यू भैया आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या आएगी, डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2, तो फाइनल बन गया ln T2 बाई T1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट, और ये क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो कि वेपर बन रही है, इंटू आर 1/T1 माइनस 1/T2। अच्छा, अगर आप ln को log में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे आ जाएगा। तो इसको ये भी लिख सकते हैं log P2 बाई P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो टेम्परेचर बदलने से वेपर प्रेशर बदल जाएगा, और वो कितना हो जाएगा वो इस इक्वेशन पे आप निकाल सकते हो, इस इक्वेशन का यूज करके। अब ऐसे ही थोड़ा सा कुछ हो भाई, इसी को हम देखो, अभी हमने डेफिनिट इंटीग्रेशन किया है। अब थोड़ा सा एक चीज हो, अगर मान लिया भैया हम इसी इक्वेशन से चलेंगे, dP बाई P इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट बाई आर टी स्क्वायर इंटू डी। अब मान लो इसको हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर दें, तो भैया ln P का 1/P का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln P इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, तो डेल्टा एच नॉट बाई आर कांस्टेंट हो गया, तो 1/t स्क्वायर इंटू dt, और ये इतना पता होगा 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है भैया, -1/x हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं
माइनस का डेल्टा एच नॉट बाई आर इंटू 1/t। अच्छा, ये इतना पढ़ा होगा, जब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो कोई कांस्टेंट भी लगाते हैं, तो इधर ln है तो इधर भी ln टाइप का लगाएंगे, ln t। तो फाइनल इक्वेशन आपकी क्या बन के आ रही है, देखो भाई, ln t इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा एच नॉट ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई आर 1/t प्लस ln k। एक बात और ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर ln k की वैल्यू है भैया, ln k की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा एस नॉट ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई आर। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, मतलब कभी कभी सवाल में डायरेक्ट भी पूछ लेता है, तो इस चीज को भी आप नोटिस करके रखें। अब तो ये हो गया। अच्छा, अगर इसी को लॉग में कन्वर्ट करा दे तो लॉग में कन्वर्ट करा देगा तो भैया 2.303 यहाँ के बजाय नीचे आ जाएगा, तो ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो p बराबर क्या लिख लो, p बराबर लिखोगे k e की पावर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर इंटू 1/t। यह तो अब अगर आप देखो दो इक्वेशन हम बनाने जा रहे हैं, उसी से नहीं, दो इक्वेशन जो है इन्हीं से हम थोड़ा ग्राफ बनाएंगे, तो उस ग्राफ के बारे में आइए हम लोग थोड़ा सीख लेते हैं। आप ln p को पूरा ले लो y एक्सिस और 1/t को पूरा लो आप x एक्सिस, और ये y एक्सिस इंटरसेप्ट कितना हो गया c। तो अगर आप देखेंगे तो ये इतना भैया स्लोप का काम करेगा। अच्छा, स्लोप माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर है तो स्लोप नेगेटिव आएगा। तो अगर आप भैया ध्यान देना बहुत कायदे से, इधर लो t नहीं लेना है, 1/t लेना, और इधर t नहीं लेना है, ln t लेना है। तो भैया देखो स्लोप नेगेटिव है, y एक्सिस इंटरसेप्ट, तो स्लोप नेगेटिव तो ऐसा बनेगा। और तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। अच्छा, डेल्टा एस इसका पॉजिटिव होगा, उसका रीजन ये है कि वेपर बनेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, तो डेल्टा एस पॉजिटिव होने की वजह से ये y एक्सिस इंटरसेप्ट जो है ये पॉजिटिव में ही रहेगा। तो ये जो इंटरसेप्ट है इसको बोलेंगे डेल्टा एस अपॉन आर। अच्छा, इस लाइन का स्लोप बताओ कितना होगा, स्लोप भैया माइनस का डेल्टा एच नॉट बाई आर। तो कभी कभी भैया लाइन का स्लोप दे देगा और इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कैलकुलेट करवा लेगा, तो कभी कभी इस टाइप के भी सवाल आ जाते हैं। अब रूल ये भी ध्यान रखना भैया, स्लोप के हिसाब से अगर दो लाइनें दे देगा तो उससे डेल्टा एच की वैल्यू भी कम ज्यादा पूछ सकता है कि किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा, तो इससे रिलेटेड ये सवाल आ जाते हैं। अब अगला ग्राफ जो है वो हम बनाने जा रहे हैं, ln t वर्सेज 1/t ग्राफ था। अब हम लेने जा रहे हैं वेपर प्रेशर वर्सेज टेम्परेचर ग्राफ। अच्छा, वेपर प्रेशर वर्सेज अगर टेम्परेचर ग्राफ लोगे तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो भैया इक्वेशन देखो ये क्या है, p इज इक्वल टू k e की पावर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी, ये इक्वेशन आ रही है। तो अगर हम ध्यान देना, इधर ले लो टेम्परेचर और इधर ले लो प्रेशर। अच्छा, तो ये हमारा y एक्सिस पे, और देखो हमने ये पढ़ा होगा y बराबर e की पावर माइनस एक्स, तो भैया ये होगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ जो कि माइनस एक्स। अच्छा, अगर हमने कर दिया y इज इक्वल टू e की पावर -1/x, तो देखो माइनस एक्स तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, और 1 कर दिया माइनस के साथ तो वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग और बिल्कुल वैसे ही है। तो भैया -1/x टाइप बन रहा है, तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा।
तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। और इधर से इधर अगर चलोगे तो भैया एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि डेल्टा एच नॉट इधर से इधर आने पर बढ़ता है। तो ये हो गया P वर्सेज T ग्राफ, और ये हो गया ln P वर्सेज 1/T ग्राफ। अब आइए हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस, इन पर हम लोग करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन गिवन है, तो उसको आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप लोग नोट कर लें। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 23.8 mmHg at 25 degree centigrade. Calculate its vapor pressure at 50 degree centigrade. The latent heat of vaporization of water is 530 कैलोरी पर ग्राम। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जब लेटेंट हीट आप कुछ भी लेटेंट हीट दे रखा हो और उसका हमें, तो भैया पहला क्वेश्चन है, देखो जब टेम्परेचर T1, अच्छा T1 टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या बोलेंगे 298 केल्विन पर, देन भैया प्रेशर P1 मान लो, और P1 कितना दे रखा है, देखो 23.8 mmHg आपको गिवन है, और T2 टेम्परेचर कितना है वो देख लो भाई 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसको केल्विन में बदल लेना, और दूसरी बात ये, तो हमें P2 प्रेशर कितना होगा ये आपको बताना है। और लेटेंट हीट ऑफ वाटर जो है वो गिवन है, कितना गिवन है भैया 530 कैलोरी पर ग्राम, और लेटेंट हीट गिवन है। और अगर डेल्टा एच नॉट ऑफ वाटर निकालना हो तो भैया मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो 3 नहीं 530 इंटू 18 ये कैलोरी पर मोल हो जाएगा, कैलोरी पर मोल। अब अगर आप ध्यान दें भैया तो फॉर्मूला बहुत आसान है भैया, देखो फॉर्मूला जो लगाना है, अच्छा इसमें 50 में 273 जोड़ दोगे तो 323 केल्विन बनेगा। अब देखो इसमें हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे भाई, लॉग P2 by P1 is equal to delta H naught of vaporization divided by 2.303 R 1/T1 minus 1/T2। भैया log P2 कितना गिवन है, देखो P2 गिवन नहीं, हमको तो P2 निकालना है। P1 कितना है 23.8 mmHg is equal to delta H naught divided by 2.303। अब R की वैल्यू अगर ध्यान दो तो भैया अगर देखो डेल्टा H की वैल्यू किसमें ले लो, कैलोरी में, तो R की वैल्यू भी कैलोरी वाली लो यानी 2 ले लो। और T1 कितना है, देखो T1 298 कैलोरी माइनस 1/2 323। तो इन सबको, अच्छा डेल्टा H नॉट बताओ कितना है, ये पहले से पता है भैया 530। तो इन सबको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो P2 की वैल्यू निकल के आती है वो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं भैया 47.6 mmHg लगभग आती है। ये आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेना, एंटी लॉग वगैरह थोड़ा वो लेना पड़ेगा, वो लोग आप सॉल्व करके कर लो। अब दूसरा सवाल, तो अब दूसरा सवाल आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज 78 डिग्री सेंटीग्रेड।
भैया बॉइलिंग पॉइंट जो है C2H5OH का गिवन है कितना 78 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट्स इट्स वेपर प्रेशर, तो इसका वेपर प्रेशर हमको बताना है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा, और इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन गिवन है डेल्टा H नॉट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू 30.4 किलो जूल पर मोल ये गिवन। अब एक खास बात ये ध्यान रखना, जब भी कोई भी सब्सटेंस अपने पॉइंट पर होता है, मतलब चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो, चाहे फ्रीजिंग पॉइंट हो, जब कोई अपने पॉइंट पर होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर हो या मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट पर, उस वक्त उसका वेपर प्रेशर 1 atm होता है। तो अगर वेपर प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जब 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर इथेनॉल होगा तो उसका वेपर प्रेशर भैया 1 atm होगा। तो यानी कि यही क्या है P1, तो P1 है 1 atm एट T1 टेम्परेचर। हमको निकालना क्या है भैया, प्रेशर निकालना कितने पर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, ये क्या लिखोगे, लॉग P2 by P1 इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 कैपिटल R 1/T1 माइनस 1/T2। लॉग P2 हमको निकालना है, P1 है 1, डेल्टा H नॉट किलो जूल में पता है, उसको जूल में कन्वर्ट कर लेना। जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2.303 R की वैल्यू भैया जूल वाली ले लो तो 8.314। T1 टेम्परेचर भैया T1 78 में 273 जोड़ दो, तो 273 अगर जोड़ोगे तो आएगा ये 351। अब आपको गणित थोड़ी बहुत लगा लेना, 25 तो ये 298 केल्विन बन जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप P2 को सॉल्व करोगे यहाँ से, तो जो P2 की वैल्यू निकल के आती है वो आती है 0.15 atm। और खुद भी आप देख सकते हो टेम्परेचर घटा दिया है तो वेपर प्रेशर भी 1 से 0.15 atm हो गया, तो वेपर प्रेशर भी बताओ घट गया। ऐसे ही भैया तीसरा सवाल आप लोग देखो, तीसरा सवाल है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ फॉलोइंग लिक्विड्स फ्रॉम द गिवन डिपेंडेंसी ऑफ वेपर प्रेशर ऑन टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर का फंक्शन दे रखा है वेपर प्रेशर वाला, और वहां पर हमको एंथैल्पी चेंज बताना है उस लिक्विड का। तो सबसे पहला जो गिवन है लिक्विड है भैया, लिक्विड 1 है LNP, प्रेशर भैया टॉर में गिवन है इज इक्वल टू 30.4 माइनस 2000 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन में गिवन है, ये लिक्विड 1 का है। और भैया लिक्विड 2 का गिवन है LNP, प्रेशर भैया अभी भी टॉर में गिवन है 30.4 माइनस का 2000 डिवाइडेड बाई T, टेम्परेचर केल्विन में है, प्लस 5.2 LNT। ये दो लिक्विड गिवन है। अब हमें इस लिक्विड का, ये दो डिफरेंट लिक्विड हैं, हमें इस लिक्विड का डेल्टा H बताना है, यानी एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन, और इस लिक्विड का बताना है। तो भैया अगर आप देखें तो फॉर 1 अगर हम बात करें, देखो ये क्या लिखा है LNP दिस माइनस कुछ इस टाइप का 1/T। तो ये इक्वेशन है, इसको कंपेयर कर लो अपनी जो गिवन इक्वेशन थी उससे। तो अगर कंपेयर किया जाए तो देखो क्या लिखोगे, LNP इज इक्वल टू, इसी को आप लिख सकते हैं माइनस का 2000 इंटू 1/T प्लस 30.4
और इसको आप कंपेयर कर दो ln p इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई आर 1/t प्लस डेल्टा एस नॉट बाई आर बताया था ln k की जगह पर रख सकते हैं और इन दोनों इक्वेशन को आप कर दो कंपेयर। अच्छा कंपेयर करोगे तो कोफिशिएंट 1/t का कोफिशिएंट इतना तो 1/t का इतना, तो LHS में तो सेम है तो RHS के कोफिशिएंट आप बराबर कर लो तो क्या बन जाएगा डेल्टा एच नॉट बाई आर इज इक्वल टू 2000, तो डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू 2000 डेल्टा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और डेल्टा एस नॉट ऑफ वेक्टराइजेशन डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 30.4 डिवाइडेड बाई नहीं 30.4, तो इस हिसाब से डेल्टा एस नॉट ऑफ वेक्टराइजेशन इज इक्वल टू 30.4 आर, ये पहले लिक्विड का हो गया। अच्छा दूसरे का अगर देखो तो अच्छा एक चीज और, हमारे पास जो इक्वेशन थी ln p इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस का डेल्टा एच नॉट बाई आर 1/t प्लस ln के ये थी। अब इसको आप भैया डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो क्या बन जाएगा d ऑफ ln p डिवाइडेड बाई dt। अच्छा 1/t का डिफरेंशिएशन माइनस 1/t स्क्वायर, तो ये बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई RT स्क्वायर और ln k का 0। तो ये जो है इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब देखो तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखो यार ये जो इक्वेशन दे रखा है ln p इज इक्वल टू एक न्यूमेरिकल वैल्यू टेम्परेचर का फंक्शन फिर ln t आ रहा है, तो अगर इस टाइप का कभी दिखे तो इस पूरी इक्वेशन को टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो हम फॉर सेकेंड अगर बात करें डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या बन जाएगा d ऑफ ln p डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू भैया कांस्टेंट का 0 माइनस 1/t का 1/t स्क्वायर, माइनस के साथ तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2000 अपॉन t प्लस अच्छा ln t का डिफरेंशिएशन 1/t, तो ये क्या बन जाएगा 5.2 अपॉन t। अच्छा ये 1/t का डिफरेंशिएशन माइनस 1/t स्क्वायर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस होकर के बन जाएगा, तो d ऑफ ln t डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू अगर सॉल्व करोगे तो भैया 2000 प्लस 5.2 t अपॉन t स्क्वायर आएगा। इसको कंपेयर कर दो 1 से, तो इट कंपेयर विद 1, तो बताओ LHS तो पूरा सेम है, तो कोफिशिएंट बताओ t 1/t स्क्वायर का कोफिशिएंट डेल्टा एच बाई आर, तो यहाँ पर भी 1/t स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, तो सीधे आंसर हो जाएगा डेल्टा एच नॉट बाई आर इज इक्वल टू 2000 प्लस 5.2 t, तो डेल्टा एच नॉट बराबर भैया 2000 प्लस 5.2 t इंटू आर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो इतना हो गया क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, आज के लिए इतना ही।